हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि स्टडी प्लान कैसे बनाएं या कक्षा कक्ष में कैसे बच्चों को पढ़ाएं, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि डीएलएड के फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाना पड़ता है और साथ ही साथ ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद डीएलएड के सेकेंड ईयर में जो है आपको पूरी तरह से आपको कक्षा कक्ष में पढ़ाना पड़ता है। तो उस पढ़ाने के तरीक़ों को कैसे सही करेंगे, आप कक्षा में कैसे जाकर बच्चों को आसानी से पढ़ाएंगे या किस वे में पढ़ाएंगे, मैंने आपको पॉइंट वाइज यहाँ लिखा है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो है स्टडी प्लान कैसे करना है। लेसन प्लान जब आप बनाएंगे तो उसको कक्षा कक्ष में कैसे लेकर जाकर पढ़ाएंगे बच्चों को, किस शेड्यूल वे में, किस क्रमबद्ध में जो है बच्चों को आप पढ़ाएंगे, उसके ऊपर आज बात करेंगे। जो कि काफ़ी ज़रूरत है स्टडी प्लान, ताकि जब आप सेकेंड ईयर में जाएं तो आपको 2 महीने के लिए एसीपी में जाना होता है। तो आप जब एसीपी विद्यालय में जाएंगे तो अगर कक्षा में इंटर करते हैं पढ़ाने के लिए तो आपका वे सही होना चाहिए कि आप जो है किस वे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने से पहले जो है एक प्लान रेडी होना चाहिए कि मुझे कल यह चैप्टर पढ़ाना है, तो इसका प्लान क्या है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा कि सारी बातों को, सारी इंपॉर्टेंट बातों को जो है उस 40 मिनट की घंटी या 45 मिनट की घंटी में मैं बच्चों के सामने रख पाऊंगा। ताकि घंटी छोटा होता है लेकिन सिलेबस जो है या चैप्टर जो होता है बड़ा होता है। तो आप किस वे में पढ़ाएंगे कि चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो बच्चों को दे पाए आसानी से और बच्चों को आसानी से समझा पाए। उसके लिए जो है एक दिन पहले या कुछ दिन पहले जो आपको प्लान तैयार करना होता है कि हाँ, मुझे एसीपी विद्यालय में जाना है, ये चैप्टर पढ़ाना है, तो मुझे कौन से प्लान से, कैसे प्लान से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी में समझ में आए और साथ ही साथ आपको जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो कक्षा कक्ष में क्लास लेने के वक्त। क्योंकि कक्षा कक्ष में क्लास लेने वक्त जो है टीचर को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए कि अगर आप प्लान तैयार करके नहीं जाते हैं बच्चों को पढ़ाने तो आपको नहीं पता होता है कि इस चैप्टर में है क्या, आप कैसे समझाएंगे, कैसे डील करेंगे। साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, अगर कोई बच्चा आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ देता है तो कैसे डील करेंगे। ये सब रिगार्डिंग जितने भी बातें हैं इस सारी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको ACP2 में जो है फुल्ली तरह से आपको पढ़ाना पड़ता है, 2 महीने पूरा ACP होता है। और साथ ही साथ जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो भी देख ले वीडियो को, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि कैसे आपको पढ़ाना है। अगर आपको ACP में जाते हैं फर्स्ट वाले में तो वहाँ पर भी जो है बहुत जगह आपको पढ़ाने का मौका मिलता है या बोला जाता है, तो आपको वहाँ पढ़ाना पड़ता है। तो इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं कि किस वे में जो है बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप जब प्लान बनाएंगे तो उसमें जो है आपका कंटेंट होना चाहिए, मतलब सामग्री। इसका मतलब होता है सामग्री। तो मैंने यहाँ बोला है कि कंटेंट में जो है क्या होगा और कितना होगा इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कि चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको उसके पहले जो है कंटेंट आपके पास होना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या होगा और कितना होगा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर सेकंड में आता है प्री नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान। इसका कहने का अर्थ होता है कि जो पढ़ाना है उससे पहले जो है बच्चों का पूर्व ज्ञान आकलन करें। मतलब आप पता करें कि बच्चों को जो है इसके बारे में पहले से कुछ जानकारी है या नहीं है, ताकि यह पता चल पाए कि बच्चों को जो है इसके बारे में जानकारी है या नहीं है। और साथ ही साथ जो है इसको अगर जानकारी नहीं होगी तो आप जो है जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ मालूम है तो आप बीच में कुछ स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा को पहले इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त है। लेकिन अगर नहीं प्राप्त है तो आपको जो है शुरू से पढ़ाना पड़ेगा। और शिक्षक को जो है यह बात ज़रूर पहचाननी चाहिए कि हाँ, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ा रहे हैं मैथ में कोई भी चैप्टर तो पहले पता होना चाहिए कि बच्चों को काउंटिंग आता है कि नहीं आता है, जोड़ घटाव गुणा आता है कि नहीं आता है, तब ना वो भीम का जोड़ भीम का घटाव सीखेगा। जब तक उससे पहले का नियम नहीं पता होगा, पहले का जोड़ घटाव गुना भाग काउंटिंग या पढ़ा याद नहीं होगा, तो कैसे वो भीम का जोड़ सीख पाएगा। तो इसलिए जो है पूर्व ज्ञान आकलन करना ज़रूरत है। चाहे वो साइंस हो चाहे हिंदी हो, कोई भी विषय हो, आपको पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान आकलन जरूर करना होगा, ताकि आपको भी पता चल पाए और बच्चों को भी पता चल पाए कि हाँ सर आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। और आपको यह पता चल जाए कि जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ बच्चों को जो है इसके बारे में पहले से पता है, ताकि आपको समझाने में जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अगर बच्चा को किसी तरह से कोई जानकारी प्राप्त नहीं है आपके टॉपिक के ऊपर तो बच्चा को समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और बच्चा जो है बहुत जल्दी समझ नहीं पाता है। अगर उसे पहले से कुछ मालूम है तो बच्चा जो है जल्दी सीख जाता है और जल्दी समझ जाता है। तो इसीलिए जो है पहला आपका कंटेंट तैयार होना चाहिए प्लान के अनुसार कि आपको क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। दूसरा जो है प्री नॉलेज, आपको आकलन करना है कि बच्चा को पहले इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में पहले से पता है या नहीं है, इसको आप ज़रूर करेंगे। उसके बाद जो है थर्ड में जो है
अपने ऑब्जेक्ट पर आएंगे। मतलब प्लान जब आप बनाएंगे तो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आएंगे कि आपका लक्ष्य क्या है। मतलब अगर आपको पढ़ाना है भीम का जोड़ तो इसका लक्ष्य क्या है, इसका बहुत ऑब्जेक्टिव्स होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो पढ़ाना है उसका लक्ष्य क्या है, मतलब बच्चों को इसके माध्यम से क्या बताना है एवं ज्ञान का विकास क्या करवाना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर के माध्यम से बच्चे क्या सीखेंगे और मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। अगर मान लीजिए कि मैं कोई कहानी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मेरा उद्देश्य यह है कि मतलब इस कहानी के बारे में उसको बताना और साथ ही साथ जो है जो विभिन्न जो शब्दार्थ होते हैं जिसके बारे में उसको बताना, ताकि बच्चों को जो है शब्दार्थ का अर्थ पता चले और हिंदी के भी बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो यह जो होता है ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो कि मतलब स्टडी प्लान या प्लान के तहत जो होता है आपको पढ़ाने से पहले जो ऑब्जेक्टिव्स जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार जो है आप अपने प्लान को क्रिएट करते हैं, उसी प्लान के अनुसार आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव्स के मतलब। उसके बाद जो होता है 4 नंबर होता है मटेरियल। इसको बोलते हैं टीचर्स, ये मतलब टीचिंग एड्स या टीचर मटेरियल्स बोलते हैं। ताकि मतलब यह होता है शिक्षण सामग्री होता है कि जब आप कक्षा कक्ष में पढ़ाते हैं तो मटेरियल जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है TLM, एक होता है टीचिंग एड्स। तो TLM जो होता है जो कि आपको खुद ले जाना पड़ता है और टीचिंग एड्स जो होता है वो विद्यालय में पहले से मौजूद होता है। टीचिंग एड्स में जो होता है चौक, डस्टर, बोर्ड, ETC बुक हो सकते हैं, लेकिन टीचर लर्निंग मटेरियल में जो होता है यह आपको क्रिएट करना होता है, जो कि मतलब जिस टॉपिक से आपको पढ़ाना है उस टॉपिक से रिलेटेड एक TLM बनाते हैं ताकि आप बच्चों को दिखा पाएँ, आप बच्चों को समझाने में आपको सहूलियत हो और बच्चा जो है TLM को देखकर आसानी से सीख जाए। टीचर लर्निंग मटेरियल जो होता है एक तरह का डायग्राम हो सकता है, एक तरह का चार्ट पर बना सकते हैं, एक तरह का कुछ कंटेंट हो सकता है जो कि आप ले जाकर विद्यालय में बच्चों से वहाँ करवा सकते हैं। जैसे टीचर लर्निंग मटेरियल में आप यह कर सकते हैं, गतिविधियाँ अगर आपको करवाना हो टीचर लर्निंग मटेरियल के माध्यम से तो आप क्या करिए कि दाल के चारों प्रकार को ले जाए, या दाल, चना या मूंग दाल ऐसे तरह के जो होते हैं उस तरह के ले जाए और एक में मिला दे और बच्चों को बोले कि इसमें से दाल अलग करे, चावल अलग करे, गेहूँ अलग करे। तो यह जो है गतिविधियाँ आ जाएगी, इसमें जो है TLM का प्रयोग हो जाएगा। आप चाहेंगे तो TLM इसमें बना सकते हैं, पेड़ पौधे अलग दिखा सकते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ जो होती है TLM के माध्यम से बच्चों को आसानी में दे दी जा सकती है। तो मैंने यहाँ डाला है नोट्स में कि बच्चों को जो है टीचर लर्निंग मटेरियल के माध्यम से जो है कठिन से कठिन चीज़ों को जो है आसानी से बताया जा सकता है। तो आप प्लान बनाएंगे तो आप समझ गए कि पहले आपको क्या करना है, कंटेंट होना चाहिए, फिर आपको पूर्व ज्ञान आकलन करना होगा कि प्रीवियस नॉलेज है या नहीं है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका मटेरियल होना चाहिए कि आपको जो है मतलब किस वे में कैसे पढ़ाना है बच्चों को। फिर अब जो लास्ट आता है वो आता है मेथड जो होता है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जो किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं विद्यालय में कक्षा कक्ष में तो आपका मेथड क्या है। मेथड का मतलब होता है विधि, मतलब पढ़ाने का तौर तरीका या विधि। विधि का मतलब होता है कि आप जब बच्चों को पढ़ाएं तो किस विधि से पढ़ाएंगे। जैसे विधि जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, व्याख्यान विधि जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में व्याख्या करके बता रहे हैं, खेल विधि मतलब किसी चीज़ को जो है खेल के माध्यम से बता रहे हैं, कहानी विधि मतलब किसी चीज़ को या किसी विषय वस्तु को जो है आप कहानी के माध्यम से जो है उस ज्ञान को देना चाह रहे हैं। फिर होता है नाटक विधि, अभिनय विधि, यह सब विधि जो है मेथड होता है जो कि मतलब किसी भी विषय में पढ़ाने के लिए बच्चों के साथ आपको सहूलियत मिलता है। खेल विधि जो होता है एक महत्वपूर्ण विधि होता है क्योंकि खेल में जो है बच्चा बहुत मनोरंजन लेता है और पार्टिसिपेट करता है। इसके माध्यम से जो है आप किसी भी चीज़ के बारे में जो है खेल के माध्यम से बच्चों को आसानी वे में बता सकते हैं और बच्चे भी जो है आसानी वे में समझ जाते हैं। फिर आता है अप्रोच। मेथड से ही जो है निकला हुआ अप्रोच है, यह वर्तमान समय में काफ़ी फेमस हो गया है क्योंकि अप्रोच जो होता है दृष्टिकोण होता है, मतलब किस वे में किस दृष्टिकोण से जो है बच्चों को जो है आप पढ़ाना चाह रहे हैं। पहला जो होता है विवरणात्मक उपागम, जिसमें होता है समझाना या याद कराना, मतलब इसका जो लक्ष्य होता है जो दृष्टिकोण होता है यही होता है कि इसमें जो है मुझे जो है समझा देना है या बच्चों को याद करवा देना है। फिर एक होता है इंक्वायरी, मतलब पूछताछ वाला, जैसे कि मान लीजिए कि कल आपने पढ़ाया था कहानी, उसके शब्दार्थ को याद करने के लिए दिया हो या बोला हो तो उसमें जो है आप पूछताछ कर जो है पढ़ाना शुरू करेंगे, उससे सवाल पूछेंगे जो पहले आपने पढ़ाए हैं। तो यह जो होता है अप्रोच में आता है 2, जो कि आपका 2 होता है। एक होता है विवरणात्मक उपागम जिसमें आप समझाना चाहते हैं, याद करवाना चाहते हैं। फिर आपका दूसरा आता है दृष्टि मतलब इंक्वायरी, जिसमें आप जो है दृष्टिकोण से देखकर आप पूछताछ करके जो है जो पहले आप पढ़ाए हैं उससे संबंधित जो है सवाल पूछते हैं, उसके बाद जो है पढ़ाते हैं। फिर आपका जो आता है प्रेजेंटेशन, मतलब प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप TLM बनाकर ले जाएंगे बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चों को जो है आसानी से समझ में आएगी, लेकिन आपको जो है प्रस्तुतिकरण कैसे करना है।
तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो आपको जो है साइलेंट वे में नहीं करना है, बल्कि आपको जो है व्याख्या विधि के साथ जो है प्रस्तुति करना है। मतलब जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं, जो चीज़ आप प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं, जो चीज़ आप बताना चाहते हैं बच्चों को, तो उसे जो है बताते हुए जो है उस फिगर को, उस चार्ट पेपर को, उस TLM को आप प्रदर्शित करेंगे और जो है पाठ पूर्व प्रश्न से पूर्व ज्ञान प्रदर्शन करेंगे। मतलब जो है आपको पाठ पढ़ाने से पहले जो है पूर्व ज्ञान आकलन कर लेंगे, पूछ लेंगे उसके बारे में कुछ, उसके बाद जो है आप प्रदर्शन करेंगे। फिर आप जो है लास्ट में आप चाहें तो पुनरावृत्ति कर सकते हैं, मतलब फिर से पढ़ाया गया जो है रिकैप कर सकते हैं, रिवीजन करवा सकते हैं बच्चों को। अगर मान लीजिए कि मैंने कहानी पढ़ाया या मैंने मैथ पढ़ाया, तो मैंने सुबह सुबह से लेकर मतलब 45 मिनट की घंटी में शुरू से लेकर मैंने अभी तक क्या पढ़ाया उसे जो है लास्ट के 5 मिनट में एक बार रिवीजन करवा दे, रिकैप करवा दे, ताकि जो बच्चे छूट गए हैं, जो बच्चे याद नहीं कर पाए हैं, जो बच्चे समझ नहीं पाए हैं, उसे जो है आसानी से वो बातें समझ में आ जाए। उसके बाद जो है आप लास्ट में जो है गृह कार्य देंगे। तो यह जो तरीका है कक्षा कक्ष में पढ़ाने का सही तरीका है। अगर ऐसे आप पढ़ाते हैं, इस प्लान वे में पढ़ाते हैं, तो आपका क्लास जो है सही मायने में बहुत ही अच्छा जाएगा। और जो आपके मेंटर होंगे, जो आपके ऑब्जर्वर होंगे, आपको जो मतलब ऑब्जर्व करेंगे, वह जो है नंबर देते हैं, तो आपका जो है अच्छा मार्क्स आने का संभावना बढ़ जाता है अगर इस वे में आप पढ़ाते हैं। और बच्चे भी जो है आपसे पढ़कर जो है आनंदमयी हो जाएंगे, रुचिमय हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।